नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें हमने दोस्तों कुछ लेक्चर कवर कर दिए हैं। सो आज का हमारा दोस्तों लेक्चर है लेक्चर नंबर 1.9। आज का दोस्तों लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि इसमें हम और कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे, कुछ और ऐसे टॉपिक जोड़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सो उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और साथ ही साथ क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। सो दोस्तों, आज का पहला न्यूमेरिकल लेंगे और अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ देख रहे हैं, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे क्या लगभग स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को फटाफट से लगा लेंगे। करना क्या है, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए, तो विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यानी आपसे जल का मोल प्रभाज भी पूछा है और एसीटोन का भी मोल प्रभाज पूछा है। अब दोस्तों देखते हैं इसको। दोस्तों, जैसा कि हमको क्या बनाना है, विलयन। अब दोस्तों, जब आप विलयन बनाएंगे तो आपको क्या चाहिए, विलेय चाहिए और विलायक चाहिए। विलेय क्वेश्चन में कौन सा है, विलेय है एसीटोन और विलायक कौन है, विलायक है दोस्तों जल। ठीक है, विलायक कौन है, जल है। क्यों जल है, कह रहा है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। 5.8 ग्राम ज्यादा है कि 900 ग्राम, तो आप कहेंगे सर 900 ग्राम ज्यादा है। जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है, यानी जल कितना दे रखा है इन्होंने, 900 ग्राम। ठीक है, और विलेय यानी एसीटोन आपको कितना दिया गया है, 5.8 ग्राम। अब आपने क्या किया, एसीटोन को किस में मिलाया, जल में मिलाया। जब एसीटोन को जल में मिलाया तो आपका क्या बन गया, विलयन बन गया। तो आपसे कह रहा है कि एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एसीटोन मतलब विलेय, यानी आपको किसका मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। फिर कह रहा है जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जल का मतलब विलायक, यानी आपको किसका मोल प्रभाज निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। यानी यहां से हमको एक चीज तो क्लियर हो गई कि विलेय का मोल प्रभाज निकालना है और विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। दोस्तों, फॉर्मूला हमको पता है, मोल प्रभाज निकालने में हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं विलेय का मोल प्रभाज, फिर निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मूला सबको पता है, डायरेक्ट अब फॉर्मूला लिखेंगे। विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है दोस्तों, विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान अपॉन विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान प्लस विलायक का भार बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फॉर्मूला बना लिया है, विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान अपॉन विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान प्लस विलायक का भार बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। जब हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना होता है तो यहाँ विलेय, यहाँ विलेय। अभी हमको विलायक का निकालना होगा तो विलेय हटा देंगे, यहाँ विलायक लिख देंगे और यहाँ विलायक लिख देंगे, चीजें वही रहेंगी। यहाँ पर विलायक लिखेंगे, यहाँ भी विलायक लिख देंगे। अब आते हैं, पहले हमको निकालना है विलेय का मोल प्रभाज। और दोस्तों, क्वेश्चन में एक चीज और दी है आपको, वो भी हम नोट कर लेते हैं। एसीटोन का अणुभार आपको दिया गया है 58 और जल का अणुभार आपको पता है, अणुभार कितना होता है दोस्तों, 18। ये हमें पता भी है और दिया भी गया है। ठीक है, सो एसीटोन का भी अणुभार दिया है, जल का भी अणुभार दिया, यानी आपके लिए सारा काम आसान कर दिया, यानी हलवा पका के दे दिया है, बस खाना खाना रह गया है। ठीक है, सो दोस्तों, विलेय का भार क्या है, विलेय का मतलब एसीटोन, और एसीटोन इसमें कितना दिया गया है, 5.8 ग्राम। ठीक है, हमने लिख दिया अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। एसीटोन होता क्या है, CH3COCH3 होता है। अब CH3COCH3 क्या है, वो हमारा यौगिक है, तभी तो अणुभार दिया गया है, यौगिक है इसीलिए अणुभार दिया गया है। यानी जो मोलर द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यौगिक के अणुभार के बराबर हो जाएगा। 5.8 अपॉन 58 रख दिया। यहाँ पर क्या विलेय क्या है, विलेय हमारा है 5.8 ग्राम, यानी एसीटोन आपको 5.8 ग्राम, और एसीटोन का मोलर द्रव्यमान या विलेय का मोलर द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, 58 दे रखा है, हमने रख दिया। प्लस लिखा। विलायक आपको कितना दिया गया है दोस्तों, विलायक दिया गया है 900 ग्राम। कितना दिया गया है, 900 ग्राम। और विलायक का मोलर द्रव्यमान यानी जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18, साफ साफ दिया गया है।
हमने यहाँ पर 18 लिख दिया, नो डाउट, सबको पता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट। अब 58 से 58 ये कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 1/10 ही तो आएगा। इसको भी हटाएंगे तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ एक जीरो बढ़ेगा। ये वाला 58 इसको काटेगा तो 58 एक से 58 कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/10। अब इसको काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90 और 5 और ये जीरो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/10 अपॉन 1/10 प्लस ये कितना आएगा, 50, यही तो आएगा। 18 एकम 18, 18 पंचे 90 और जीरो जैसा था वैसा ही लिख दिया हमने। ठीक है, अब 1/10 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1। यहां पर कितना आएगा, 0.1 प्लस कितना आया, 50 आया। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 अपॉन 50.1 लिख सकते हैं। ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, यानी 1 अपॉन या 1/501। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.002। यही क्या आया है, विलेय का मूल प्रभाज। यानी आपने विलेय का मूल प्रभाज कितना आया, 0.002। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा। अब दोस्तों हमने विलेय का मूल प्रभाज निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, विलायक का मूल प्रभाज। तो दोस्तों ज्यादा चेंज नहीं होगा इसमें, कुछ नीचे वाला ऐसे ही रहने वाला। विलायक के लिए यहाँ क्या करना, विलायक, यहाँ पर भी क्या कर देंगे, विलायक। चलिए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमने क्या कर दिया, विलायक। यहां पर भी क्या कर देंगे, विलायक, और यहां पर भी क्या कर देंगे, विलायक। अब दोस्तों चेंज क्या होने वाला है, देखिए नीचे तो कोई चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब यहां पर तो कोई चेंज होगा नहीं। यहां चेंज नहीं होगा तो ऊपर वाला ही तो चेंज होगा, उसको हमने हटा दिया। नीचे वाला जैसा लिखा था वैसा ही हमने लिखा रहने दिया। अब विलायक का भार आपको कितना दिया गया है, 900 ग्राम। ठीक है, विलायक दिया है 900 ग्राम, और विलायक का अणुभार कितना होगा, या विलायक का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 18 होगा। अब दोस्तों जब आप इसको काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90 और जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 1/10 यहाँ से हट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। नीचे तो कोई चेंज हुआ नहीं है, नीचे जैसे 1/10 था 1/10 लिख दिया, ये 50 था 50 लिख दिया, नीचे कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। यानी ऊपर क्या चेंज हुआ, केवल 50 का दोस्तों यहाँ पर चेंज हुआ। जब यहाँ 50 हुआ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या होगा, ये पॉइंट नीचे वैसे ही लगा रहेगा, ये कितना आएगा 50.1। सिर्फ छोटा सा चेंज होने वाला, यहाँ पर 50.1, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 50.1 आ जाएगा। अगर पॉइंट हटाना ही है तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद नीचे एक डिजिट बढ़ी हुई है। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 500/501। अब दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आइए दोस्तों लिखते हैं, 0.998। ये क्या आया है आपका दोस्तों, विलायक का मूल प्रभाज। दोस्तों हमने विलेय का मूल प्रभाज निकालना पहले सीखा था। विलेय से हमने किस में निकाल लिया, विलायक का मूल प्रभाज, यानी पहले एसीटोन का मूल प्रभाज निकाला, फिर किसका निकाल लिया, जल का मूल प्रभाज निकाल लिया। या आप ऐसा बोल सकते हैं, विलेय का मूल प्रभाज निकाला, फिर विलायक का मूल प्रभाज निकाला। तो दोस्तों जैसा कि हमने मोलरता निकालना सीख लिया, मोललता निकालना सीख लिया, मूल प्रभाज निकालना सीख लिया, और भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक का, ऐसे क्या टॉपिक है। आइए दोस्तों पहले लिखते हैं, फिर क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप कुछ डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है ऐसी डेफिनेशंस। सो दोस्तों लिखा हुआ है नॉर्मलता। नॉर्मलता का मतलब होता है नॉर्मेलिटी। जैसे हमने पढ़ा था मोलरता, मोलरता को क्या बोलते थे, मोलैरिटी। ठीक है, मोललता पढ़ा, मोललता को क्या पढ़ते थे, मोलैलिटी। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं नॉर्मलता, नॉर्मलता को क्या पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी। ठीक है, सो नॉर्मलता को हम लोग डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से, पहली बात। दूसरी बात, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। यानी कह रहा है विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय, विलीन का मतलब होता है घुला हुआ, क्या घुला हुआ है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या
वही क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। दोस्तों अंडरलाइन कर दिया है, विलय के तुल्यांकों की संख्या ये कैसे निकाली जाएगी ये भी हम आगे देख लेंगे। यानी कोई विलयन है, कितना है, 1 लीटर है। जो विलयन 1 लीटर बना है तो हमको ये देखना पड़ेगा जो विलय मिलाया गया उसके तुल्यांकों की संख्या कितनी है, तो हमको पता चल जाएगा कि नॉर्मलता यही होगी। ठीक है, यानी विलयन है 1 लीटर है, उसमें हमने क्या किया, विलय के तुल्यांकों की संख्या को घोल दिया तो विलयन कितना बन गया, 1 लीटर बन गया। तो यही क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी डेफिनेशन क्या है, या कौन सी डेफिनेशन, विलयन के 1 मिलीलीटर, वहां पर हमने किसकी बात करी थी, 1 लीटर की बात करी थी। यहां पर दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मिलीलीटर। ठीक है, 1 मिलीलीटर में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। क्वेश्चन या तो लीटर में आएगा या किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। अगर लीटर में आएगा तब भी हमको पता है कि विलयन के 1 लीटर में विलीन का मतलब घोले हुए विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अगर लीटर की बात करेंगे तो लीटर में डेफिनेशन हो जाएगी, अगर मिलीलीटर की बात करेंगे तो मिलीलीटर की भी हमको डेफिनेशन पता है कि विलयन के 1 मिलीलीटर में विलय के घोले हुए तुल्यांकों की संख्या कितनी है, वही क्या होगी, उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। अब दोस्तों ये तो हो गया डेफिनेशन, ये हमको समझ में आ गया, लेकिन अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इसको देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप फॉर्मूला लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां लिखा है नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर लीटर की बात करेगा तो आप फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, यानी विलय के तुल्यांकों की संख्या आप ऊपर रखेंगे कि सर इतना विलय इसमें हमने घोला है और विलयन का आयतन यानी इतने लीटर आयतन में हमने विलय इतने घोला है, तो विलय के तुल्यांकों की संख्या ऊपर रखेंगे, उसको विलयन के आयतन में भाग कर देंगे, विलयन के आयतन से भाग कर देंगे। आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर लीटर में नहीं है, किस में दे दिया जाए, मिलीलीटर में, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। यानी तब ये वाली चीज बीच से गायब हो जाएगी, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अगर लीटर वाला बात करेंगे तो ये वाली चीज हम गायब कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। उम्मीद करते हैं दोस्तों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या था, हमको ये देखना था कि अगर लीटर में है तो विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, अगर मिलीलीटर में है तो विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन मिलीलीटर में। सो दोस्तों फॉर्मूला तो समझ में आ गया। अब ये एक पॉइंट यहां पर बार बार उभर के आ रहा है कि सर ये तुल्यांकों की संख्या आखिरकार होती क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे। सो दोस्तों हम देखते हैं तुल्यांकों की संख्या को कैसे निकाला जाएगा। सो दोस्तों जैसा कि हमने बताया विलय के तुल्यांकों की संख्या, हमको पता है पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या। अब पदार्थ की जगह हम विलय लगा सकते हैं, क्योंकि हमको किसकी निकालनी है, विलय के तुल्यांकों की संख्या। ये हमने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, यहाँ पर पदार्थ कर दिया। ठीक है, सो आप अगर चाहें तो यहाँ पर विलय भी कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ विलय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या बनेगा, पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या होती है सर पदार्थ का द्रव्यमान किसमें चाहिए, ग्राम में, बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। सर एक चीज समझाते समझाते दूसरी चीज और नहीं आ गई, क्या, तुल्यांकी भार। अभी हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो करना क्या है, पहले हमने फॉर्मूला देखा, फिर हमने ये देखा सर हमको तुल्यांकों की संख्या हमें नहीं पता है कि कैसे निकाली जाएगी। फिर हमने क्या देखा, तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है जो पदार्थ दिया गया है, यानी जो विलय दिया गया है, हमको ये तो पता होगा विलय कितना ग्राम दिया गया है, तो वो विलय का जो ग्राम है वो ऊपर रखेंगे, अपॉन पदार्थ के तुल्यांकी भार से भाग कर देंगे इसको, हमको पता चल जाएगा कि इसके तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे, हमको पता नहीं है तुल्यांकी भार क्या होता है, अब ये कैसे निकाला जाएगा, एक फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला एडजस्ट है। अब सिर्फ ये कब आएगा, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फटाफट से आ जाएगा, आपको इतने फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ नॉर्मलता बोलेंगे, आप फटाक से आंसर निकाल देंगे। सो तुल्यांकी भार दोस्तों कैसे निकाला जाएगा, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। पदार्थ का तुल्यांकी भार जो होता है वो पदार्थ का अणुभार बटे n। क्या होता है, पदार्थ का अणुभार बटे n। अब जो पदार्थ होगा उसका अणुभार आपको पता होगा, या आप अणुभार निकाल सकते हैं, अपॉन n। अब दोस्तों ये n क्या है,
वहां हमने क्या बताया, तुल्यांकों की संख्या हमें नहीं बताती। यहां हमने क्या बताया, तुल्यांक की भार हमें नहीं पता था, वो भी देख लिया। अब सर ये n कौन सी चीज है, हमको ये भी देखना पड़ेगा। n भी निकालना दोस्तों बहुत आसान है। करना क्या है, हमने बचपन से पढ़ा है कि 3 प्रकार की चीजें होती हैं। क्या क्या आपने पढ़ा है सर, अम्ल होता है, और क्या होता है, क्षार होता है, और जो ना अम्ल होता है और ना क्षार होता है वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। लवण को क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अम्ल को एसिड, क्षार को बेस और लवण को सॉल्ट बोलते हैं। यानी n कब हम डिफाइन कर पाएंगे, जब हमको ये पता हो कि जो पदार्थ दिया गया है वो या तो वो अम्लीय होगा या तो वो क्षारीय होगा। अगर ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है तो वो कैसा होगा, सॉल्ट में होगा। तो वहां से हम क्या डिसाइड करेंगे, n। अब n की वैल्यू कैसे आएगी, तो अम्ल आप कब जान पाते हैं कि कोई भी चीज अम्लीय है, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप कब जान पाएंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में कब जान पाएंगे, जब उसको चखेंगे और वो कैसी हो, खट्टी हो, तो क्या कहेंगे सर ये अम्लीय है, ठीक है। अब आते हैं अम्ल, आप कैसे जान पाएंगे कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, तो वहां पर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि जिसमें H+ आयन होते हैं वो क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, हाई स्कूल में सबने पढ़ा होगा, जिसमें H+ आयन होते हैं वो अम्लीय होता है, और क्षार क्या होता है, जिसमें OH- आयन होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। सो दोस्तों यहीं से एक चीज बन जाएगी, यानी n कैसे आएगा, H+ आयन की संख्या, या इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ H+ आयन। यानी n कब आप बता पाएंगे, जैसे हमने बोला HCl। अब HCl क्या है, अम्ल है कि क्षार है, तो आपका आंसर होगा सर ये अम्ल है। क्यों है, आप देखिए इसको जब आप तोड़ेंगे तो H+ और Cl- में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, सबका आंसर होगा यस सर टूटेगा। अब आते हैं, हम आपसे पूछें HCl के लिए n का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, क्या लिखा है, H+ आयन की संख्या, यानी n। हम पहले तो हमने ये देखा कि अम्ल है, क्षार है कि लवण है, तो हमको पता चला अम्ल है। अगर अम्ल है तो हम अम्ल में क्या देखते हैं, H+ आयन की संख्या, यानी इस HCl में कितने H+ आयन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहां पर H+ आयन की संख्या कितनी दी है, 1। अगर 1 दी है तो n की जगह हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। सिंपल सा है, करना कुछ भी नहीं है, H+ आयन की संख्या हमको देखनी है, और ये देखना है कि H+ आयन की संख्या यहां पर दी है 1, तो यहां पर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नो डाउट। अब हमको ये भी पता है क्षार क्या होते हैं, क्षार वो होते हैं जिनमें OH- आयन होते हैं, जिसमें OH- आयन होता है वो क्या होगा, क्षार होगा। अब यहां पर क्या लिखते हैं, जब अम्ल की बात करते हैं तो H+ आयन की संख्या, क्षार की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, OH- आयन की संख्या। अब OH- आयन की संख्या, जैसे अब HCl तो अम्ल था, अगर हम क्षार ले लें तो क्षार क्या होगा, NaOH होगा। अगर NaOH को आप तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, Na+ और OH- में, ठीक है दोस्तों। हम इसको तोड़ते हैं, यहां लिखा Na+ OH-। अब हमसे कह रहा है n का वैल्यू निकालना है। अब इसमें n का वैल्यू कितना होगा, तो आपका आंसर आ चुका होगा, कितना होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि OH- आयन की संख्या, और OH- आयन की संख्या यहाँ कितनी दी है, 1। कितने OH- आयन है, एक ही तो OH- आयन है, इसका मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोस्तों तुल्यांकी भार निकालना बहुत आसान हो गया, अणुभार तो आपको पता ही रहता है। पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि वो अम्ल है कि क्षार है। अगर अम्ल है तो H+ आयन की संख्या, क्षार है तो OH- आयन की संख्या। अगर ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है, अगर लवण आ गया मतलब साल्ट आ गया, तो क्या रखेंगे, तो यहां रखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। क्या रखेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, या क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव आयन की संख्या, या धनावेशित आयन की संख्या, धनावेशित आयन की संख्या। अब सॉल्ट कब होगा, हमने अम्ल का देख लिया, क्षार का देख लिया, अब हम लवण को देख लेते हैं कि कैसे हम देखेंगे कि पॉजिटिव आयन की संख्या के नंबर कितने होंगे, उसको देखते हैं और इसको हटाते हैं। दोस्तों एक साल्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने मान लिया KCl, सिंपल सा है।
अब ये बताइए ये अम्ल है, क्षार है कि लवण है? तो सबका आंसर क्या होगा सर? ये ना तो अम्ल है ना ही क्षार है। अगर नहीं अम्ल है ना क्षार है तो क्या होगा? लवण होगा। लवण क्यों होगा? क्योंकि ना तो इसमें H+ आयन है और ना ही OH- आयन है, इसीलिए क्या होगा? लवण होगा। अब जब आप इसको तोड़ेंगे तो K+ और Cl- में टूटेगा। तो हम आपसे पूछे इस KCl के लिए n का वैल्यू कितना होगा? तो आपका आंसर होगा सर n का वैल्यू होगा 1। क्योंकि धनावेशित आयन की संख्या, धनावेशित आयन की संख्या यहाँ कितनी है? यानी कितने धनावेशित आयन है? एक ही तो धनावेशित आयन है, यानी क्या लिखा हुआ है? K+। अगर यही धनावेशित आयन है तो यही क्या आ जाएगा? इसकी संख्या। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पहले आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लीटर में है तो लीटर वाला फॉर्मूला, मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर वाला फॉर्मूला। फिर हमने देखा तुल्यांकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, फिर तुल्यांकों की संख्या में ही एक टर्म आया तुल्यांकी भार, तो वहां से हमने दोस्तों ये देखा कि तुल्यांकी भार को हम कैसे निकालेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करना है, नोट्स को डाउनलोड करना है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ये लेक्चर हम डेली बताते हैं आपको, ताकि क्या करते रहेंगे? नोट्स को डाउनलोड करते रहेंगे। सो दोस्तों बढ़ेंगे आगे और देखते हैं अपना एक नया टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, आइए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा अगला टॉपिक है नॉर्मल विलयन, यानी नॉर्मल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे कौन से विलयन होते हैं जो नॉर्मल विलयन होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। लिखा हुआ है जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है नॉर्मल विलयन कहलाते हैं। यानी ऐसा विलयन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। ठीक है, एक कोई विलयन हो 1 लीटर हो, उसमें कंडीशन क्या है? विलेय कितना होना चाहिए या विलेय के तुल्यांक की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो साफ साफ लिखा हुआ है विलेय के तुल्यांक की संख्या होनी चाहिए 1 तुल्यांक। कितना होना चाहिए? 1 तुल्यांक। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय का 1 तुल्यांक उपस्थित होता है क्या कहलाता है? नॉर्मल विलयन कहलाता है। जैसा कि हमने बताया था नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल विलयन को, जैसे हम ये विलयन है, नॉर्मल विलयन जो बनेगा एक ही सारी चीजें हैं, यानी 1 लीटर विलयन होना चाहिए, विलेय का तुल्यांक 1 तुल्यांक उपस्थित होना चाहिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? 1n। क्या बोलेंगे? 1n। 1n का मतलब नॉर्मल विलयन। ठीक है, नॉर्मल विलयन 1n क्यों बोला गया? क्योंकि विलयन कितना है? 1 लीटर। विलेय के तुल्यांक कितने हैं? 1, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 1n, यानी एक नॉर्मल विलयन। ठीक है, सो इसको क्या बोल सकते हैं? विलयन है 1 लीटर है, विलेय का तुल्यांक कितना है? 1 तुल्यांक उपस्थित है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? नॉर्मल विलयन कहलाता है। सो दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट क्या है? विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अगर क्वेश्चन आता है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? दोस्तों फॉर्मूला होता है विलयन की नॉर्मलता गुणे विलेय का पदार्थ का तुल्यांकी भार। यानी नॉर्मलता को तुल्यांकी भार से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है, अब यहां से क्या करें? आपको क्वेश्चन में नॉर्मलता दे दिया जाए और कहा जाए पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना। आपको पता है क्या होता है? अणुभार बटे n होता है। n में क्या करते हैं? जहां पर अम्ल होता है वहां नंबर ऑफ H+ आयन, क्षार होता है तो नंबर ऑफ OH- आयन, लवण होता है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। वहां से तुल्यांकी भार निकाल लेंगे और नॉर्मलता से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। दोस्तों ये जो भी फॉर्मूले हम यहाँ पर करा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंटर में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम होगा विलयन, वहां पर हमको फिर पढ़ने हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस को हमको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट ईयर में ही सीख लेंगे तो इंटर में सीखने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है और इसका अच्छा सा रूप एक आएगा। यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे आएंगे, तो यहाँ सीख लेंगे, फिर वहां पर हमको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो दोस्तों क्या देखा हमने? ग्राम प्रति लीटर में अगर सांद्रता निकालनी है तो नॉर्मलता को पदार्थ के तुल्यांकी भार से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, आपको नॉर्मलता पता चल जाए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता
पता चल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ठीक है, मोलरता के बारे में भी हमको पता है, नॉर्मलता के बारे में भी हमको पता है। तो ये कह रहे हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या रिलेशन होगा। आपको हो सकता है कभी मोलरता दे दी जाए या हो सकता है कभी नॉर्मलता दे दी जाए, तो कुछ और पूछ लिया जा सकता है। तो वो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर n। ये क्या है, एक रिलेशन है। इस रिलेशन पर भी दोस्तों हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, रिलेशन माइंड के अंदर हमें रखना चाहिए। ठीक है, सो इस रिलेशन को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। जो भी फॉर्मूले हैं उनको आप क्या करिए, 2-3 बार उनको लिखिए। ठीक है, लिख के देखिए, लिखने के बाद वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएंगे। किसी भी चीज को रटने से कुछ नहीं आएगा, आप उसको लिखने की आदत डालिए। जितना ज्यादा हम लिखेंगे उतनी ही जल्दी हम लोग समझने की भी कोशिश करते हैं कि हाँ जैसे ही लिखेंगे तुरंत वो माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, सो करना क्या है, फॉर्मूले को 2-3 बार आपको लिख के देखना है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये नहीं याद करना पड़ेगा नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर क्या होता था, हमने कुछ याद किया था मेरे दिमाग से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आप उसको लिख के देखेंगे तो फटाफट से चीजें याद हो जाएंगी। क्या होता है, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। नो डाउट, क्या दिक्कत है इसमें, फटाफट से याद हो गया हमको। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मलता का मात्रक। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या प्रति लीटर। अगर लीटर में है तो क्या हो जाएगा, प्रति लीटर। अगर मिलीलीटर में है तो प्रति मिलीलीटर। नो डाउट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको नॉर्मल विलयन क्या होता है, नोट में जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं ये भी आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे कुछ नए लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।